Good evening, students. Today we will discuss an ode written by John Keats. आज जॉन कीट्स द्वारा लिखी हुई उनकी एक ओड टू अ ग्रेशियस अर्न, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस ओड वॉज कंपोज्ड इन 1819. ये ओड 1819 में लिखी गई है. ठीक है, पहले हम इस ओड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टंजा बाय स्टंजा. ये ओड एक अर्न पर लिखी हुई है. अर्न एक वेसल, एक कलश, उस पर लिखी हुई है ये ओड. और इस ओड में, इसके ओड के ऊपर जो पिक्चर कर्व्ड है, मतलब पिक्चर उकेरी गई है, जो बनाया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को देखते हुए पोएट के मन में जो फीलिंग्स आती हैं, जो एहसास पैदा होते हैं, उसी को उन्होंने पंक्तियों में, कविता के फॉर्म में, स्टंजा में लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टंजा ऑफ दिस अर्न. Ode to a gracious urn. Thou still unravaged bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf-fringed legends hunts about thy shape, of deities or mortal or of both, in temple or in dales of Arcady, what men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? This is the first stanza of the ode. इस फर्स्ट स्टंजा में पोएट ने अर्न को देखा, उस पे बनी हुई पिक्चर्स को देखी. उस पिक्चर्स को देखने के बाद वो उसके मन में क्या भाव पैदा होते हैं, क्या ख्याल पैदा होते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है. दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. यहाँ एक ब्राइड, एक दुल्हन को माना गया है कि एक दुल्हन है. ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस शांत. अब चूंकि अर्न है, एक कलश है, उस पर पिक्चर उकेरी गई है, बनाई गई है, तो वो फिक्स है, वो कहीं हिल डुल नहीं रही है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, इसलिए क्वाइटनेस, शांत, एकदम शांत. ब्राइड दुल्हन. दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. यहाँ पे जो ये ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो एकदम शांत है. क्यों शांत है? क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. Thou foster child of silence and slow time. और यहाँ पर साइलेंस को माना गया कि शांति है. यहाँ पे टाइम है जो रुका हुआ है, और शांति है जो बनी हुई है, जो शांत है, वो एकदम बना हुआ है. Sylvan historian who canst thou express a flowery tale more sweetly than our rhyme. यहाँ पे बता रहा है कि जो भी यहाँ पे बातें कही गई हैं, जो बोली जा रही है, वो एज इट इज़ है. एज इट इज इन द सेंस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली. तब यहाँ पर एक कहानी है. फ्लावरी टेल्स मतलब फूलों की कहानी. मोर स्वीटली देन आर राइम्स, मतलब जो हम राइम लिखते हैं, जब हम कविता लिखते हैं, तो शब्दों में हम उसे बयां करते हैं, तो हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है? द फ्लावरी टेल्स, क्योंकि उस अन्न में कुछ फूल पत्ते ही बने हुए हैं, तो वो फूलों की कहानी है. आर मोर स्वीटली देन आर राइम, यानी कविता से भी ज़्यादा स्वीट है, कविता से भी ज़्यादा स्वीट है. वॉट लीव फ्रिंग्ड लीगन हार्ट्स अबाउट दाई शेप्स. और वॉट लीव क्या? पत्तियाँ, जो पत्तियाँ हैं उस पर. वॉट लीव फ्रिंग्ड लीगन हार्ट्स अबाउट दाई शेप, और जो मतलब उसका शेप है, जो पत्तियों का शेप है, यानी कुछ भी फिक्स है, जो बना हुआ है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला. एज इट इज़, जब से बना है तब से अब तक वैसे का वैसे है. ऑफ डेटीज और मॉर्टल और ऑफ बोथ, in temple or the date of Arcady, what men or gods are these. कि ये men है कि गॉड है, क्या है?
व्हाट मेडन क्लॉथ, क्या इससे किससे बना हुआ है, व्हाट मैड परस्यूट, और वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से एक मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का लड़की का पीछा कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो कह रही कैसे कैसा पीछा करना है, व्हाट स्ट्रगल टू स्केप, और किस तरह का देखो बचना चाहती है वो, व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, किस किस तरह की जंगली एक अति है। यहाँ पे कुल मिलाकर पोएट ये बताना चाहता है ओपनिंग लाइंस में कि उसने एक अर्न को देखा, एक कलश को देखा, उस कलश के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को देखकर, वो पिक्चर को देखने के बाद उसके मन में जो भावनाएं पैदा होती, जो फीलिंग्स पैदा हुई, वो उसने फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा में लिखी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। These are the opening lines of Keats' Ode on a Gracious Sun। जो लाइन ऊपर मैंने स्टैंजा बताई है उसके बारे में है कि ये ओपनिंग लाइन है ग्रेशियस सन की। द पोएट सीज, पोएट क्या देखता है, और इमेजिन, और क्या इमेजिन करता है। अब देखिए इमेजिन करने का क्या, सामने अर्न रखा हुआ है, उस अर्न को देखता है वो, और देखने के बाद जो उस पर पिक्चर बनी हुई है उसके बारे में वो क्या सोचता है। ही सीज, जो भी देखता है उसके बारे में क्या इमेजिन करता है, अ पीस ऑफ एंशिएंट स्कल्पचर ऑन द सरफेस ऑफ एन ओल्ड ग्रीक स्टोन वेसल। तो पिक्चर जो देखता है किस पर देखता है, ओल्ड ग्रीन स्टोन वेसल। अब स्टोन यहाँ पे पत्थर भी हो सकता है, और वेसल घड़ा, छोटा सा घड़ा, कलश टाइप का, जिसके ऊपर पिक्चर बनी होती है। एंशिएंट स्कल्पचर ऑफ द सरफेस, और उसके सरफेस पर, उसके किनारों, उसके ऊपर जो है वो कुछ पुरानी स्टोरी टाइप की बनी हुई है। द वेसल हैज बीन स्पीचलेस थ्रू एजेस। तो ये जो वेसल है, ये जो अर्न है, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। इस लाइन का मतलब है द वेसल हैज बीन स्पीचलेस थ्रू द एजेस। जो ये वेसल है ये सालों से, युगों से कैसी पड़ी है, शांत पड़ी है, कुछ नहीं बोलती। मतलब जो जब से ये बनी तब से लेकर अब तक ये कैसी है, एकदम शांत, लेकिन शांत होते हुए भी क्या, कुछ बयां कर रही, कुछ समझा रही है, कुछ कहानी बता रही है। ओनली यूजिंग इट्स पिक्चर्स एज इट्स मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। पोएट ने क्या किया है, सिर्फ इसके पिक्चर्स को देखकर, इसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, जो बना हुआ है, उसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है, लड़की बना है, लड़का बना है, पेड़ पौधे बने, फ्रूट बने, जो भी बने हुए हैं, सब चीज़ों को देखकर, वो उनको देखकर उसके मन में, ओनली यूजिंग इट्स पिक्चर, केवल पिक्चर को देखकर, एज इट्स मीडियम एक्सप्रेशन, उसने ही उस पिक्चर को ही अपना माध्यम बनाया, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए, कि उस पिक्चर को देखने के बाद पोएट के मन में क्या फीलिंग्स आती हैं। एंड हैज़ नॉट बीन टच्ड बाई टाइम्स रेवेजेस, और जिसे समय ने भी छुआ नहीं। कहने का मतलब ये है कि पिक्चर जैसी बनी थी, जैसी वैसी ही आज भी बनी है, तो टाइम ने भी उसको नहीं छुआ, उसको कोई, देयर इज़ नो चेंज एज द टाइम पासेस। जैसे जैसे समय बीता गया इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। द अर्न हैज़ टर्न टू हिम अ रिकॉर्डर ऑफ द ओल्ड ग्रीक पर्सनल लाइफ। अब पोएट के लिए ये जो अर्न है वो उसको किस रूप में दिखता है, रिकॉर्डर ऑफ, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया उसकी पिक्चर के ऊपर, उसकी अर्न के ऊपर जो पिक्चर बनाई है वो एक तरह से रिकॉर्ड हो गया, उसको रिकॉर्ड के रूप में माना गया। एक आप कह सकते हैं जैसे हम कोई चीज़ किसी चीज़ में लिखते हैं और लिख कर रख देते हैं तो वो रिकॉर्ड हो गया, उस तरह से इस अर्न के ऊपर जो पिक्चर बनी है वो एक तरह से रिकॉर्ड हो गया। ऑफ द ओल्ड ग्रीक पास्टोरल लाइफ, किस लाइफ की, किस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, पास्टोरल लाइफ, एक जो ग्रामीण जीवन होता है उसके बारे में, ग्रीक पास्टोरल लाइफ, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पिक्चर बनी है। ऑन इट्स सरफेस आर डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम ग्रीक पास्टोरल लाइफ। इसके सरफेस पर, यानी इसकी सतह पर, इसके ऊपर आर डिपिक्टेड सीन्स, के ऊपर डिपिक्ट है, लिखी गई है, बनी है, यह कहने का मतलब उसमें बनाई गई है सीन्स फ्रॉम ग्रीक पास्टोरल लाइफ। किससे बनाई है, ग्रीक के पास्टोरल लाइफ, ग्रीक के ग्रामीण जीवन के बारे में। विच आर मोर इलोक्वेंटली एक्सप्रेस इन स्कल्पचर, और जिसे बहुत ही खूबसूरती से इस स्कल्पचर, इस वेसल पर उकेरा गया है, दिखाया गया है, देन इज एवर पॉसिबल इन पोइट्री,
मतलब इस तरह से पोइट्री में भी शायद, पोइट्री में जैसे हम होते हैं, पोएट अपनी फीलिंग्स या पोएट कहीं की बातों से, किसी बातों से प्रभावित होकर उसको शब्दों में, उसको कविता बनाकर, उसको राइम बनाकर पेश करता है, तो उसके लिए, पोएट के लिए अर्न एक तरह का राइम ही है जो कविता से भी बढ़कर है। These are ornament leaf work border round the several scenes depicted. अब यहाँ पर क्या है? These are ornamental leaf. ornamental leaf, लीफ आभूषणी लीफ, मतलब जो पत्तियाँ बनी हुई हैं, जो कुछ भी, वो एक आभूषण की तरह है, एक गहने की तरह है, सजा है ये। वर्क ऑर्डर राउंड द सेवरल सीन्स, यानी जो सीन्स है, जो पिक्चर वहाँ पे बनाई गई है, उसके चारों तरफ जो है बॉर्डर के रूप में पत्तियाँ बनाई गई, उकेरी गई हैं, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में कुछ गोल्डन टाइप का। एंड द पोएट इज ईगर टू नो, और पोएट जानना चाहता है, whether the figures represents man or God or both, कि जो ये पिक्चर बनाया गया है, ये इस पिक्चर पर या इस अर्न पर या इस वेसल पर जो पिक्चर बनाई गई है, उसमें इंसान है या कोई देवता है या दोनों ही हैं। मतलब वो, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस रूप में ले, गॉड के रूप में ले, मैन के रूप में ले, या दोनों रूप में। तो वो सोचता है इसमें शायद गॉड है या शायद मैन है, ये तो बनाने वाला ही जानता होगा बेहतर। Whether the locality depicted is one associated with old Greek pastoral poetry, जो वहाँ का लोकेलिटी, जो वहाँ की सीन दिखाई गई है, डिपिक्ट की गई है, वहाँ पे बनाई गई है, इज वन एसोसिएटेड विथ ओल्ड ग्रीक पास्टोरल पोइट्री। तो वहाँ ओल्ड ग्रीक यानी पुराने ग्रीक की पोइट्री, जो पास्टोरल पोइट्री है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कविताएं होती थी, उसका कुछ डिपिक्शन है, उसको उस तरह से, मतलब वहाँ पे जिस तरह से पोइट्री उस ज़माने में कही जाती होगी, उस पोइट्री को अर्न के ऊपर पिक्चर बनाकर किया गया। कर्व्ड होती पिक्चर, उसमें उकेरी हुई। द वैली ऑफ टेम्पल और आर्केडिया, कि वहाँ आर्केडिया या टेम्पल का क्षेत्र है, वहाँ पर मंदिर है, क्या है। ऑन अनदर साइड ऑफ द वेसल इज द पिक्चर ऑफ अ गर्ल, और उसी वेसल पर एक तरफ पास्टोरल लाइफ है और दूसरी तरफ एक पिक्चर है किसकी, गर्ल की, ऑफ अ यूथ बाय गर्ल परस्यूड बाय अ यूथ, और उसमें दिखाया गया एक लड़की की पिक्चर है जो भाग रही है, जो बचने की कोशिश कर रही है, किससे, एक लड़के से। फ्रॉम whom she tries to run away, जिससे दिखा रहा है उस पिक्चर में इस तरह से कि वो भागने की कोशिश कर रही है, उस लड़के से बचने की कोशिश कर रही है। ऑन स्टिल अनदर पार्ट, और दूसरी तरफ, दूसरी पार्ट पर, दूसरी तरफ अ नंबर ऑफ पीपल आर डिपिक्टेड, यानी काफ़ी लोग वहाँ पर बने हुए हैं, पिक्चर में बने हुए हैं। एज मैरी विथ पाइप्स एंड ट्रम्बलर, कुछ बजाओ जा रहे हैं, उससे कुछ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। द पोएट इंक्वायर्स व्हाट ऑल दीज सीन्स रियली सिग्निफाई, तो पोएट ये जानने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश, इंक्वायरी कर रहा है, व्हाट ऑल दीज, की जो पिक्चर बनाई गई है अर्न के ऊपर चारों तरफ, दीज सीन्स सिग्निफाई, रियली सिग्निफाई, मीन्स ये सीन क्या बताना चाहते हैं। मतलब जिसने भी इसको बनाया होगा, जिसने भी इस अर्न को बनाया होगा, उसमें उसने पास्टोरल लाइफ को बनाई, एक लड़की को एक लड़के से बचते हुए दिखाया, और कुछ ग्रामीण लोगों को दिखाया कि वो अपना किस तरह से एंटरटेन करते हैं, क्या मैसेज देना चाहता है। तो ये पोएट खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअल में। सब ये पहले उसने इस फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया है कि उस अर्न पर क्या बना हुआ, क्या डिपिक्टेड है, क्या सजा हुआ उसके ऊपर, और उसको देखकर पोएट के मन में क्या फीलिंग आती है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड, इन द माइंड ऑफ द पोएट। ओके, तो लेट्स सी द आंसर। अभी आगे क्या और पोएट के मन में आता है, वो अपने ही क्वेश्चन का क्या आंसर देता है, लेट्स सी। अर्न, जैसा कि मैंने बताया, एक वेसल है और उस वेसल के ऊपर पिक्चर है जो उकेरी हुई है, कर्व्ड है, और उसमें एक स्टोरी छुपी हुई है। मतलब ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू द पोएट कि वो कुछ स्टोरी है कहना चाह रही है। तो देयर आर मोर स्टोरीज, 2 or 3 मोर स्टोरीज आर देयर।
अब आगे और क्या उस अर्न को देखने के बाद उसके मन में क्या फीलिंग आती है पोएट के मन में, वो समझने की कोशिश करते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर। इस लाइन को स्पेशली आप लोग देखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर। अब देखिए यहाँ पर पोएट कुछ बताना चाहता है, कुछ अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है वर्ड्स के फॉर्म में, कि हम अगर महसूस कर सके उस चीज़ को तो समझिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट मतलब कुछ हम संगीत जब सुनते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, तो हर्ड मेलोडीज यानी जो हम सुनते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं या सुनते हैं, आर स्वीट। मेलोडी म्यूज़िक स्वीट है, अच्छी लगती है सुनने में, गाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है। हम अपने मन से जो हमें जिस तरह का हमारा टेस्ट होता है वैसे सॉन्ग्स हम सुनना पसंद करते हैं और हमें सुनना अच्छा लगता है। तो हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो मेलोडी जो म्यूज़िक हम सुनते हैं वो अच्छी लगती है। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर, लेकिन जिसे हम सुन नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, बट दोज अनहर्ड जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, आर स्वीटर देयरफॉर वो ज़्यादा स्वीट होती है, वो ज़्यादा टेस्ट मतलब सुनने में ज़्यादा, यानी जैसे कानों को सुनने में म्यूज़िक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो पोएट का ये कहना है कि लेकिन जिसको हम सुन नहीं सकते वो ज़्यादा स्वीट होती है। अब आप सोचिए कैसे, भाई जो हम सुन सकते हैं वो तो म्यूज़िक हमको पता है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा लगता है, सुनते हैं, लेकिन जो हम सुन नहीं सकते वो बहुत खूबसूरत, वो भी बहुत ज़्यादा सुनने में मेलोडियस है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब पोएट कहना चाहता है यहाँ पर, क्या वो फीलिंग यहाँ एक्सप्रेस करना चाहता है इस लाइन के माध्यम से, इस लाइन के थ्रू? एक्चुअल में इस पोएट जो है वो बहुत सेंसुअस है। जॉन कीट्स इज़ नोन एज अ सेंसुअस पोएट, सेंसुअस पोएट के रूप में ये बहुत फेमस है। तो इनकी एक विशेषता ये है कि ये फीलिंग्स को फील करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन टू एक्सप्रेस, यानी टू फील द फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टू एक्सप्रेस। उसको बयां करने से ज़्यादा किसी फीलिंग को अंदर महसूस करना ज़्यादा मीठा होता है, ये ऐसा पोएट का मानना है। और ऐसा जो इस टाइप के इमेजिनेटिव मैन होते हैं, कल्पना की दुनिया में जीने वाले होते हैं या कल्पना में उड़ जाते हैं, इमेजिनेशन में खो जाते हैं, उनके ऊपर ये बात बहुत अच्छे से लागू होती है। पोएट की इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम आम जिंदगी में भी, मतलब हम आम इंसान के रूप में भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा देखते हैं कि कुछ अनसुनी सी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, जिसे हम कल्पना कहते हैं। तो कुछ कल्पना ही है जो यहाँ पर इन्होंने बताई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन फॉर्म में पूछा लिया जाता है, ठीक है। ई सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ई सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो ये जो पाइप है, जो वहाँ पर फ्लूट है, जो भी है बज रहा है, वो प्ले ऑन, वो बज रहा है, बज ही रहा है, मतलब बजता ही रहा है। कहने का क्या मतलब है, अर्न है, अर्न के ऊपर पिक्चर है और उसमें फ्लूट बज रहा है या पाइप बज रही, जो ही बज रही, तो वो ऐसा बना हुआ है कि बस बज ही रही है। उसको लगता है ये कभी जब से मतलब अर्न बना है तब से ये आज भी ऐसे कैसे पोस्चर में है और लगता है बस बन रहा है, बज रहा है, तो बजता ही रहा है, ये कभी बंद नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा फीलिंग है। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड। नॉट टू द सेंसुअल ईयर यानी ये उन कानों के लिए नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में है, ये उन कानों के लिए नहीं है, बट मोर इंड्योर्ड उनके लिए है जो दिखने वाले कान नहीं हैं, जो सिर्फ महसूस करने वाले कान है, कुछ ऐसा।
पाइप टू द स्प्रिट डिटीज ऑफ नो टोन। मतलब इस तरह के जो पाइप हैं इनकी कोई टोन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई रिदम नहीं है, हमें सुनाई नहीं देती, बट फिर भी ऐसा लगता है बस बज रहा है तो बज ही रहा है। ये काइंड ऑफ अ ग्रेट इमेजिनेशन बाय जॉन कीट्स। Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, thou winning in ear the goal yet. Do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair. अब यहाँ पर क्या मतलब है कहने का पोएट का? फेयर यूथ, जो यहाँ लड़का है वो यंग है, हमेशा ही यंग रहेगा। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे है, बैठा है, ये खड़ा है, जो भी है उस पिक्चर में बना है। Thou canst not leave thy song, तो वो जो गाना है वो कभी खत्म नहीं होगा तुम्हारा। Nor ever can those trees be bare, और वो जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो वो कभी बेयर नहीं होंगे, कभी नंगे नहीं होंगे। कहने का मतलब कभी उनकी पत्तियां भी नहीं झड़ेंगी। बी बोल्ड लवर, तुम जिस तरह से बोल्ड लवर इसमें दिख रहे हो वैसे ही हमेशा रहोगे। नेवर नेवर कान दाओ किस, हाँ तुम कभी किस भी नहीं कर पाओगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। ऐसा लगेगा कि आप ये काम कर सकते हो लेकिन कभी कर नहीं पाओगे क्योंकि ये पिक्चर है, बट जो भी है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। दाओ विनिंग नियर द गोल एट, वो देख के ऐसा लगता है कि तुम अपने गोल तक पहुंच रहे हो। दाओ विनिंग नियर द गोल, तुम अपने गोल तक पहुंच रहे हो। इट, फिर भी। डू नॉट ग्रीव, तुम दुखी ना हो, मतलब तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, मतलब जो भी तुम चाहते हो करना, you want to kiss or whatever it seems that you may but you can't. Do not grieve, दुखी मत हो। she can't fade, she cannot fade का मतलब she can't fade का मतलब वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, फेड नहीं होगी, कभी उसका जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो कभी खत्म नहीं होगी। though thou has not thy bliss, हालांकि तुम उसको कभी छू नहीं पाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन वो हमेशा की वैसी वैसी रहेगी। फॉर एवर विल दाउ लव, और तुम हमेशा उससे प्रेम करोगे जैसा कि पिक्चर में। एंड सी बी फेयर, और वैसी की ऐसे ही वो साफ सुथरी रहेगी। अभी जो हमने सेकेंड स्टंजा पढ़ा है उसके वन पार्ट को हम पढ़ेंगे हर्ड मेलोडीज से लेकर ऑफ नोटो। ठीक है। अब यहाँ पर जो पोएट ने बताना चाहा है, समझाना चाहा है, वो उसके मन की वो फीलिंग है जो रियली वेरी टच करती है, हमारी इमेजिनेशन को इन्हांस करती है, हमारी फीलिंग को इन्हांस करती है, हमें एक अलग तरह का एहसास देती है कि पोएट ने क्या महसूस किया होगा जब उसने उस अर्न को देखा होगा और जब उसने ये पोएम लिखी होगी या कंपोज की होगी जब, तो उस फीलिंग को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। These lines are an extract from Keats' Ode to a Gracious Urn। ये लाइन Ode to a Gracious Urn से ली गई है। Keats look at the figure of the surface of a gracious urn। यह सेकेंड लाइन में, सेकेंड स्ट्रिंजा में ये दिखाने की कोशिश किया गया कि कीट्स जो है उस अर्न के ऊपर, उस अर्न के सरफेस के ऊपर जो फिगर्स बने हुए हैं उसको वो देखता है। एंड नोटिस अ यूथ प्लेइंग ऑन अ पाइप, और ये नोटिस करता है कि एक लड़का है, एक यूथ है जो पाइप को प्ले कर रहा है, पाइप इन द फ्लूट यू कैन से। द पाइप ऑफ कोर्स इज साइलेंट, और जो पाइप है वो उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बजा रहा है, लेकिन वो साइलेंट है, शांत है, उसमें कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो पाइप बज रहा है। एंड इज हेल्ड स्टिल, और वैसे की वैसे ही वो हेल्ड है, वैसे ही वैसे वो टिकी हुई है। एंड लिफ्टेड अप, और उठाई हुई है। ठीक।
एंड द यूथ इज इन एन एटीट्यूड ऑफ ब्लोइंग इट, और यूथ जो है, जो लड़का है, वो किस कैसा दिख रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा दिख रहा है कि वो उसे बजा रहा है. द आर्टिस्ट pose given to the piper is so intensely expressive of the beauty of the moment that the art stirred that imagination of the poet. The artist pose, जो उस यूथ का स्ट्रक्चर, जो पोस्चर उसमें दिखाया गया है, गिवन टू द पाइपर, वो जो पाइप बजाने वाला, इज सो इंटेंशनली, इतना इंटेंस, इतनी अंदर से वैसा करके फीलिंग के साथ, एक्सप्रेसिव ऑफ द ब्यूटी ऑफ द मोमेंट, मीन्स मोमेंट ऑफ द आर्ट, ऑफ दैट आर्ट, मतलब कि आप उसका पोजीशन कुछ ऐसी है कि जैसे वो, जैसे होता नहीं कि आप किसी रियल प्लेयर को देखिए या फ्लूट प्लेयर को देखिए, कि वो किसी म्यूजिशियन को देखिए जो पाइप बजाता हो, तो बजाते समय कैसे खोया रहता है अपने आप में, कुछ उस पिक्चर को देखकर ऐसा ही लग रहा है, द इंटेंस फीलिंग. एंड ही sees that he hears the songs not of course with physical ears but with the ears of his imagination. अब यहाँ पे पोएट क्या महसूस करता है, क्या फैंसी करता है, क्या इमेजिनेशन करता है, दैट ही हियर्स द सॉन्ग नॉट, एक्चुअल में गाना तो नहीं सुनाई दे रहा, वो सॉन्ग तो नहीं सुनाई दे रहा है, ऑफ कोर्स विथ हिज फिजिकल ईयर, इन कानों से जिसे हम देख सकते हैं, इससे सुनाई नहीं दे रहा है, बट विद द ईयर्स ऑफ इमेजिनेशन. किस ईयर से वो सुन सकते हैं उस गाने को? इमेजिनेशन की ईयर से. म्यूजिक दैट इज एक्चुअली हर्ड मे बी स्वीट. तो यहाँ पोएट ही कहता है ना, मैंने पहले बताया था, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. तो म्यूजिक दैट इज एक्चुअली हर्ड मे बी स्वीट, मतलब म्यूजिक जिसे हम सुन सकते हैं वो सुनने में अच्छी लगती है, बट देयर इज अ लिमिट टू इट्स स्वीटनेस. लेकिन जो म्यूजिक हम मन कानों से सुन सकते हैं उसकी एक लिमिट है, उसकी स्वीटनेस की एक लिमिट है. बट द म्यूजिक दैट इज इमेजिन्ड, लेकिन वो म्यूजिक जिसको हम इमेजिन करते हैं, जिसके हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, दैट मेक्स नो ऑडिबल साउंड टू फ्लैशी ईयर, वो इन मांस से बने हुए कानों को सुनाई नहीं देते हैं. इट फ्रॉड विथ इन्फिनिट एंड इनएग्जॉस्टिबल ट्रेज़र ऑफ स्वीटनेस. तो इस तरह की जो म्यूज़िक होती है, जो सुनाई नहीं देती है, वो उसको वो कैसी होगी? वो बहुत स्वीट होगी, क्योंकि इमेजिनेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है. इफ़ देर इज़ नो बाउंडेशन देर इज़ नो एंड ऑफ स्वीटनेस. आप कुछ भी सोच सकते हैं, कितनी देर तक सोच सकते हैं, ये तो आपकी इमेजिनेशन की पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना. लेकिन अगर हम फिजिकली अगर कुछ करते हैं तो हमारी एक लिमिट होती है, हम सुर ताल लय में बंधे होते हैं. लेकिन इमेजिनेशन जो हम म्यूज़िक का करते हैं और जैसा हम सोचते हैं, तो सोचने की हमारी कोई लिमिट नहीं है. इसलिए वो म्यूज़िक जो हमारी इमेजिनेशन में है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है देन द म्यूज़िक विच वी हियर बाय द ईयर. द आइडियल far surpasses the real in beauty. The ideal far surpasses the real in beauty. And art makes the ideal a thing of joy forever to the inner spirit of man. The ideal far surprises the real in beauty. मतलब जो वास्तव में सुंदरता, जो हमें दिखती हुई सुंदरता है, जिसे हम रियल ब्यूटी कहते हैं, वो जो अर्थली ब्यूटी, वो अलग चीज़ है जो दिख सकती है, इमेजिनेशन में नहीं आया, विजिबल है. एंड आर्ट मेक्स द आइडियल अ थिंग. और जो आर्ट होती है, जो कला होती है, वो किसी चीज़ को इतना बढ़ा देती है, इतना बढ़ा देती है दैट जॉय फॉर एवर, कि उसका जो आनंद हम हमेशा लेते हैं, हमेशा, टू द इनर स्पिरिट ऑफ मैन. और वो आनंद हम कहाँ महसूस करते हैं? अंदर महसूस करते हैं. जो बाहर का महसूस करने वाला आनंद है वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है. लेकिन अगर अंदर का आनंद की बात होती है तो आंतरिक आनंद जिसे कहते हैं, आत्म अनुभूति जिसे कहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है. और पोएट ने उसे ही यहाँ पर आर्ट के माध्यम से, आर्ट इन द सेंस अपने वर्ड से, अपने शब्दों से, पोएटिक फॉर्म में बताकर उस खूबसूरती को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, हमेशा के लिए बना दिया. जिस तरह से अर्न पर पिक्चर उकेरी गई है और वो पिक्चर कभी फेड नहीं होगी, कभी ख़राब नहीं होगी,
उसी तरह से जो हमारी इमेजिनेशन है वो कभी ख़राब नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। हम अगर एक बार उस टेस्ट को अपने अंदर महसूस कर लें, उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस कर लें, और वो अगर क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है महसूस करने की, जो इनविजिबल है, जो दिखती नहीं है, वह जिसे हम अपनी अंदर की आंखों से देख सकते हैं, तो उसका आनंद, उसका जो उससे जो मिलने वाला हैप्पीनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता। स्टैंजा, फेयर यूथ शी बी फेयर। सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड पार्ट है। These lines are an extract from Keats' Ode to Aegisthus' Son. The urn has remained unspoiled by time. It is intact with its silent sculpture design which depict some scenes from pastoral life with greater effective and that poetry can ever. The youth is, I think हो गया है। Design which depicts some scenes from pastoral life with greater effectiveness that poetry can ever can. The youth who is piping in the scene under a tree will pipe forever and will never give up his song as the earthly musician have, and the tree will have external beauty of spring. यहाँ पर उसी बात को और अच्छे से समझाया गया है कि द अर्न हैज़ रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड बाय टाइम, कि ये जो अर्न है ये समय के साथ कभी ख़राब नहीं होगा, अनस्पॉइल्ड रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। इट इज़ इंटैक्ट विथ इट्स साइलेंट स्कल्पचर डिज़ाइन, ये इंटैक्ट बंधा हुआ है अपनी साइलेंट शांत स्कल्पचर डिज़ाइन, जो उस पर डिज़ाइन उकेरी गई है, स्कल्पचर बनाई गई है, विच डिपिक्ट सम सीन्स फ्रॉम पास्टोरल लाइफ, जो ग्रामीण क्षेत्र का कुछ सीन को डिपिक्ट करता है, बता रहा है उसको देखने के बाद, विथ ग्रेटर इफेक्टिवनेस देन पोइट्री कैन एवर, मीन्स पोइट्री से भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये, ज़्यादा प्रभावशाली है ये। यूथ हु इज़ पाइपिंग इन द सीन अंडर अ ट्री, जो यूथ है जो पेड़ के नीचे पाइप बजा रहा है, फॉर एवर, वो हमेशा बजाता रहेगा, एंड विल नेवर गिव अप हिज सॉन्ग एज द अर्थली म्यूजिशियन, और उसका सॉन्ग कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि हमारे सामने जो अर्थली म्यूजिशियन होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गाना गाने वाले होते हैं, उनका तो ख़त्म हो जाएगा, इसका कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड द ट्री विल हैव एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग, और इस ट्री में का जो सीन दिखाया गया स्प्रिंग का, वो ये स्प्रिंग जो है ये इटर्नल हो गया, हमेशा के लिए फिक्स है, ये स्प्रिंग कभी खत्म नहीं होगा। ऑन अनदर पोर्शन ऑफ द अर्न, किड्स व्यूज द यूथ इन अ हॉट चेज ऑफ अ गर्ल हु इज रनिंग अवे फ्रॉम हिम, और दूसरे पोर्शन पर किड्स ने दिखाया है कि एक लड़की है जो भाग रही है लड़के से। द यूथ इज विगोरस एंड अर्डेंट इन हिज लव, और जो यूथ है वो बहुत प्यार से भरा हुआ है, बहुत अर्डेंट फीलिंग है उसके अंदर है, बहुत परसुएसिव फीलिंग है। द गर्ल इज फेयर एंड स्विफ्ट, और गर्ल फेयर है स्विफ्ट है, मतलब उसको वो टच नहीं किया तो वो अनटच्ड है। देयर इज अ गैप बिटवीन द परसुअर एंड द परस्यूड, मतलब पीछा करने वाले और जिसका पीछा हो रहा है, दोनों के बीच में एक अंतर है, गैप है। एंड द यूथ इज सो ईगर टू मेक इट अप, और यूथ जैसा दिखा रहा है उस पिक्चर के हिसाब से कि वो जो लड़का है वो इतना ईगर है, इतनी इच्छा है उसके अंदर कि कैसे पकड़ लूँ, ऐसा उसकी पिक्चर को देखने से लग रहा है। बट आर्ट हैज़ कॉट देम इन दैट रिलेटिव पोजिशन, लेकिन आर्ट ने, कला ने उनको उसी स्थिति में क्या किया, बांध दिया, वैसे के वैसे कर दिया। ये क्वालिटी है आर्ट की। एंड मेड इट परमानेंट, और क्या कर दिया, उनको हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया। सो द ईगर लवर विल नेवर बी एबल टू किस द गर्ल, तो वो जो लड़का है वो कभी उस लड़की को कभी किस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्ट ने उसको फिक्स कर दिया। नॉर विल द गर्ल लॉस हर यूथफुल ब्यूटी एट एनी टाइम, और वो लड़की जो उसमें दिखाई गई उसका कभी सुंदरता भी कभी खत्म नहीं होगी। अ फैक्ट इम्पॉसिबल इन द लिमिटेशंस ऑफ अर्थली लाइफ, और ये सच्चाई हमारी वास्तव की ज़िंदगी जो अर्थली लाइफ होती है इसमें ऐसा संभव नहीं है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है।
जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसका अंत भी निश्चित हो जाता है। ये हमारी अर्थली लाइफ की बात हो रही। लेकिन जब आर्ट की बात आती है तो आर्ट एक ऐसा ऐसा एस्पेक्ट हमारी लाइफ में है जहाँ पे हम जिस चीज़ को जैसा बना देते हैं वैसा वो रहता है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो बर्बाद होने वाली चीज़ है या नहीं, स्पॉयल होने वाली चीज़ है या नहीं। जैसे अर्न मेटल का बना हुआ है असल, तो उसके ख़राब होने के चांसेस, अगर उसको संभाल कर रखा जाए तो बहुत कम है। सो द यूथ दो सो नियर हिज बिलव्ड, तो यहाँ पे दिखाया है कि वो यूथ, वो लड़का अपनी बिलव्ड के बहुत करीब है। नीड नॉट रिग्रेट हिज फेलियर टू हैव द जॉय ऑफ सीजिंग हर, और उसे ये ज़रूरत नहीं है कि वो रिग्रेट करे, वो पश्चाताप करे हिज फेलियर की, कि वो टच नहीं कर पाया इस बात को फेलियर होने पे, या किस नहीं कर पाया इस बात को लेकर वो फेलियर होने की उसको रिग्रेट नहीं है। टू हैव द जॉय ऑफ सीजिंग हर, उसके पकड़ने का जो आनंद होता उसका, उसको उसके लिए उसको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर टू बी एबल टू सीज हर एंड एन्जॉय हर इज़ द एंड ऑफ ऑल द रोमांस। क्यों? क्योंकि यहाँ पोइट ने एक फिलॉसफी दी है, फॉर टू बी एबल टू सीज हर, अगर वो उसे पकड़ने लायक हो जाता या पकड़ लेता, एंड एन्जॉय हर इन द एंड इज़ द एंड, अगर उसे इंजॉय कर लेता तो उसके रोमांस का एंड हो जाता, यानी वहाँ पे रोमांस खत्म हो जाता। नाउ ही विल ऑलवेज बी लवर एंड हिज बिलव विल ऑलवेज बी लवली। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्ट, इस आर्ट की वजह से अब वो हमेशा कैसा रहेगा, उसका लवर बना रहेगा, और वो उसकी हमेशा उसकी बिलव्ड वैसे की वैसे उसके लिए प्यारी बनी होगी। ये बात पोएट इसलिए बोलता है क्योंकि एक्चुअल में उसकी पर्सनल लाइफ में जिससे वो प्रेम करता था, फैनी ब्राउनी से, उससे उसे उसका उनका प्यार कभी परवान नहीं चढ़ा, कभी मतलब वो लव जिसे कहते हैं कि वो दोनों एक यूनाइट नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, और अनटाइमली इनकी डेथ हो गई। तो फीलिंग ऑफ लव वॉज विथ हिम, तो उनके साथ प्यार का एहसास तो था, लेकिन जिससे प्रेम था उसको पाने का एहसास उनके जीवन में कभी नहीं आया। तो इस अर्न को देखकर उन्होंने उस पिक्चर को देखकर अपनी उस फीलिंग को बताने की कोशिश की कि अच्छा ही हुआ जो नहीं मिले, एक दूसरे को नहीं पकड़ पाए, नहीं पा पाए, क्योंकि उससे उनका रोमांस का एंड हो जाता। कहीं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ शब्द हैं ऐसे अलग अलग भाषाओं में, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई हम लोग भी इंसान ही हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, दिल सबके पास होता है। तो एक वर्ड है, जैसे ये देखिए, इश्क। एक इसको छोड़कर, इसको छोड़ दिया जाए, इंग्लिश में ये 4 वर्ड से बना हुआ है, पूरा पूरा कंप्लीट है। अगर आप यहाँ आइए, देखिए, इश्क आधा सा, मोहब्बत आधा बा, प्यार आधा पा, शब्द में ही कहीं अधूरापन है। ठीक, केवल इसको छोड़ दिया जाए तो शब्द में कहीं अधूरापन है। तो ये अधूरापन पोएट ने अपनी पोएट में दिखाया है कि ये चीज़ अगर है तो जो लव है, जो प्रेम है, वो रोमांस हमेशा बना रहता है। ना मिलने का दर्द जिसे कहते हैं वो बना रहता है, प्रेम का दर्द बना रहता है। अब ये बात कितनी सही है अपने हिसाब से सोचिएगा। Now the third stanza. A happy, happy bough that cannot shed your leaves, nor even ever bid the spring adieu. And happy melodies unweird, forever piping songs forever new.
more happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passion for love that leaves a heart high, sorrowful, and cloud, and a burning forehead and a parching tongue. आगे एक पोइट ने क्या कहा? आ हैप्पी हैप्पी bow that cannot shed your leaf. अब यहाँ पे कह रहे ये जो बो है, ये जो पेड़ है, ये हमेशा खुश रहेगा. That cannot shed your leaf, वो अपने अभी पत्तियाँ उसकी गिरेंगी ही नहीं, तो हमेशा वो खुश रहेगा. Nor ever bid the spring adieu, और इसके जो है स्प्रिंग है, जो उसका बसंत का सीजन, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा बसंत को इंजॉय करेगा. एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और इसकी जो मेलोडी है, इसका जो मेलोडी में आनंद है, उसको बना रहेगा. अनवियर्ड, कभी थकेगा नहीं. फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और ये जो सॉन्ग लिए पाइप से जो सॉन्ग निकलता रहेगा वो हमेशा का हमेशा नया रहेगा. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और ये जो प्रेम यहाँ दर्शाया गया है वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा और खुश रहने समय के साथ वैसे के वैसे ही खुश रहेगा. फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, हमेशा वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉय, हमेशा मतलब उसमें ताजगी बनी रहेगी और इन्जॉय किया जाएगा. फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर, हमेशा वो यंग रहेगा. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैसन फार अबव, और ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैसन्स, और जो इंसान के अंदर जो पैशन, जो इच्छा है वो ब्रीद करती हैं, जो सांसें लेती हैं या पैदा होती हैं, फार अबव, जो हमारी लाइफ में होती है. दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लाउड, वो हमारे हार्ट को हमेशा वैसे ही जैसे हम फीलिंग के साथ रखेंगे. हैप्पी फीलिंग है तो हैप्पी, और सोरोफुल है तो सोरोफुल ही बनी रहेगी. एंड क्लाउड एंड बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, और हमारे जो फोरहेड है वो हमेशा जलते रहेंगे, यानी कि तपते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे. और अ पार्चिंग टंग, हमारे टंग में जो पार्च करेंगे वो. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? सीधी सी बात, इन्होंने पोइट ने बात कहा है, किसी भी चीज़ को ने स्टेबलाइज्ड कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया, और वो बस वो एक बात जो बोलेगा बस वही बोलेगा हमेशा, ऐसा इनका है. तो यहाँ पर देखिए, रियल लाइफ इज विटेटेड बाय स्टेटी एंड डिके. हमारी जो रियल लाइफ है इसमें डिके और स्टेटी है, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है और डिके होना है. नहीं कि मैंने बताया ना, किसी चीज़ का अगर आरंभ हुआ तो अंत होगा. Whereas life through art is the unchanging expression of beauty. और पोएट के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ जो लाइफ थ्रू आर्ट्स, जो मतलब आर्ट में जहाँ लाइफ दिखाया जाता है या जिस आर्ट में लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, इज द अनचेंजिंग एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी. तो वहाँ पर जो सुंदरता है वो कभी बदलने वाली नहीं है. यानी जिस भी फॉर्म में, जिस भी आर्ट फॉर्म में इसको बनाया गया है वो वैसे की वैसी ही रहेगी. The branches of the tree depicted will remain green forever in eternal spring. और ये जो स्प्रिंग है जो कभी ना खत्म होने वाली, इस स्प्रिंग के में जो पेड़ में पौधे पे पत्तियाँ लगी हुई हैं वो हमेशा की ग्रीन रहेंगी, कभी फेड नहीं होंगी. The piper will pipe on an eternally charming music. जो पाइपर है उसकी इटर्नल म्यूज़िक, यानी हमेशा बजने वाली म्यूज़िक, जो कभी ना खत्म होने वाली म्यूज़िक बजती रहेगी. एंड द लवर विल एवर बी इन द वाइल्ड एक्साइटमेंट ऑफ अ लवर्स, और द लवर विल एवर बी, और जो लवर है वो हमेशा रहेगा इन द वाइल्ड एक्साइटमेंट, जो उसके अंदर एक तीव्र इच्छा है, ऑफ अ लवर्स एक्सपेक्टेंसी, जो लवर की इच्छा होती है, जो उसके पाने की चाहत होती है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी. नॉट नोइंग द डल सेटी एंड पेनफुल आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ग्रेटिफिकेशन ऑफ लव इन रियल लाइफ. जिस तरह से रियल लाइफ में हमारा जो प्रेम है उस समय के साथ फीका हो जाता है, उसी तरह लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी. मोर हैप्पी लव पार्चिंग टंग. ठीक है, इसको हम यहाँ पर हमने थोड़ा सा बताया, एक्सप्लेन कर देते हैं. द एवर हैप्पी एंड एवर पैशनेट लव एज डिपिक्टेड, मतलब हमेशा जो हमेशा खुश रहे, हमेशा पैशनेट लव, यानी जिसके अंदर बहुत ही डिज़ायर हो. ऑन द सर्फेस ऑफ वन इज हेयर
contrasted with the transitionaries of love in real life. यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रियल लाइफ में हमारा लव होता है वो समय के साथ कैसे फेड होता है, लेकिन जो इस वेसल पे जो पिक्चराइजेशन आर्ट और आर्ट के थ्रू हुई है, पिक्चर बनाया गया है ऑफ लव मेकिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. विच इज़ फुल ऑफ sorrow and weariness and is not free from love sad satiety. यहाँ बताया कि जो earthly लव है उसमें sorrow और ये सारी चीज़ें वेरीनेस बनी रहती है. द लव ऑफ द बोल्ड लवर, अब यहाँ पे दिखाया गया जो बोल्ड लवर का लव है, इन परसुएट ऑफ गर्ल इज़ फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड विगर ऑफ एक्सपेक्टेंसी. इसमें जो उसके अंदर उसको पाने की जो चाहत है, उसका जो फ्रेशनेस है वो हमेशा, उसकी जो इच्छा है वो हमेशा वैसी की वैसी बनी रहेगी. दैट सिंगल मोमेंट ऑफ अर्नेस्ट लॉन्गिंग हैज़ रिसीव्ड थ्रू ऑल एन अनचेंजेबल ड्यूरेशन. और ये समय के साथ कभी भी बदलेगी नहीं इस आर्ट की वजह से. द लव इज़ नेवर एक्चुअली इंजॉयड एंड द लवर इज़ एवर फ्रेश एंड इज़ इवन पैंटिंग इन एक्साइटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन. वो हमेशा फ्रेश रहेगा और उसको जो एक्साइटमेंट है ना, एक्सपेक्टेशन, उसकी चाहत की जो इच्छा है वो वैसी बनी रहेगी. एवरीथिंग डिपेक्टेड इन द सीन इज़ फार सुपीरियर टू ह्यूमन लव विच इज़ लाइबल टू ब्रिंग डलनेस एंड द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल लैंग्योर इन एक्चुअल लाइफ. यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भी सीन में दिखाया गया है वो ह्यूमन लव के बारे में, वो इस आर्ट में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि समय के साथ फिज़िकल लव में जो होती है, हमारा जो फिज़िकल वर्ड है वो समय के साथ इसमें डलनेस आ जाती है और ये ख़त्म भी हो जाता है इन एक्चुअल लाइफ. द हार्ट इज़ फुल ऑफ डिप्रेशन आफ्टर द फ्यूशन ऑफ लव बट द इमॉर्टल. देखिए जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो डिप्रेशन में भर जाता है अगर मिला तो भी, नहीं मिला तो भी एक्चुअल लाइफ में. बट द इमॉर्टल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लव, लेकिन जो ये इमॉर्टल अभी ना खत्म होने वाली जो इच्छा है प्रेम को पाने की, डिपेक्टेड ऑन द अर्न सफ़र्स फ्रॉम नो अनप्लीजेंट रिएक्शन. ये जो अर्न पर बनी हुई पिक्चर है इसमें कभी भी अनप्लीजेंट रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा. फॉर इट इज़ नेवर एक्चुअली फुलफिल, क्योंकि एक्चुअल में ये कभी फुलफिल होगी ही नहीं, कभी वो प्रेम पूरा होगा ही नहीं. द यंग लवर इन द पिक्चर विल नेवर एक्सपीरियंस द बिटर ऑफ सूट्स ऑफ अर्थली लव. जो इस पिक्चर में यंग लवर है उस दिखाया गया है, उसको कभी उस कड़वाहट को पाने का कड़वाहट उसके जीवन में आएगी ही नहीं. थर्ड स्टैंजा में पोएट ने फिर वही बात बताने की कोशिश की है कि किस तरह से मतलब वो इटर्नल लव और अर्थली लव में डिफरेंस क्या है. एक में दुख मिलेगा या मिलता है और एक में मिलेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज़ें बताइए. ठीक. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar? O mysterious priest, leadest thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garland dressed? What little town by river or the seashore, or mountain built with peaceful tithal, is emptied of his fog this pious morn, and little town thy street for evermore will silent be and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. अब इस स्टंजा में पोएट क्या कहना चाहता है? Who are these coming to the sacrifice? ये कौन आ रहा है, मतलब उस पिक्चर में दिखा रहा है कुछ लोग सेक्रीफाइस करने के लिए आ रहा है. टू वॉट ग्रीन अल्टर, ये जो हरी हरे पेड़ यहाँ पर है बना है, और मिस्टीरियस प्रिस्ट, और ये जो प्रिस्ट जिसमें बना है ये भी बड़ा मिस्टीरियस है. लेट्स दाउ दैट इज आफ्टर लोइंग एट द स्काई, और ये स्काई जो बना हुआ है इसके नीचे. एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और इस तरह से गार्लैंड फूल पौधे फूलों से बने हुए. वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, और कह रहा है ये जो छोटा सा टाउन है ये कैसा टाउन है जो नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ है. वहाँ पे एक टाउन का भी डिस्क्रिप्शन है इस अर्न पर, एक कस्बे का भी वहाँ पर कुछ है. और माउंटेन बिल्ड विद पीसफुल कैटल, और जो माउंटेन बना हुआ है किस तरह से बहुत शांत से है. इज एपेटाइट ऑफ हिज फॉक, और यहाँ के लोगों के दिस पाइस मॉर्न, ये मॉर्निंग सुबह का दृश्य है. एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवरी मोर विल साइलेंट बी, और ये
जो छोटा सा टाउन है, साइलेंट एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन नेवर एवर रिटर्न। और कोई भी यहाँ सोल मौजूद नहीं, कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है कि वो बताए वाई दाउ आर्ट डिसोलेट, कि तुम्हारा ये तुम लोग ऐसे डिसोलेट क्यों हो, कैन एवर रिटर्न, कभी वापस आ सकते हो। इस स्टंजा को देखिए यहाँ पर, द पोएट टर्न्स टू इंक्वायर इनटू द अदर फिगर इज कैप्चर्ड ऑन द अर्न। अब इस जो आपने स्टंजा पढ़ा उसमें ये दिखा रहा है कि पोएट टर्न्स टू इंक्वायर इनटू अदर फिगर्स इज कैप्चर्ड ऑन द अर्न। जो अर्न के ऊपर कुछ और भी पिक्चर बने हुए हैं उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि ये किस टाइप का है। देयर इज अ सैक्रिफाइसल प्रोसेसन डिपिक्टेड ऑन इट। सैक्रिफाइसल प्रोसेसन मतलब कुछ जैसे होता है ना बलि वली देने का, कुछ उस टाइप का भी वहाँ पर एक जुलूस है, कुछ लोग भीड़ में जा रहे हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल अप्रेस heifer decorated with garland have come out of some town somewhere by the river or the sea or the mountain। तो उसमें कुछ लोग हैं, भीड़ है, एक प्रेस्ट है, कुछ और लोग उसमें जिनकी बलि चढ़ानी है शायद, उनको माला वगैरह पहनाकर हैव कम आउट ऑफ सम ऑफ टाउन समवेयर बाय द रिवर और द सी और द माउंटेन, कि कोई या तो नदी के पास से या माउंटेन से या सी शोर के पास से ये सब लोग खा के इकट्ठा हुए हैं। द टाउन दे आर लीडिंग द heifer टू द ग्रीन altar ऑफ सम गॉड। मतलब वो लोग उस heifer को जिसकी बलि चढ़ानी है उसको उस हरी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर मानते हैं कि गॉड का कुछ होगा। द टाउन मस्ट हैव बीन एम्प्टी एट द टाइम। और बता रहा है कि उस समय वो जो टाउन है, जो इस टाउन के जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस पिक्चर में, स्कल्पचर बनाया गया है इस अर्न पर, वो ज़रूर खाली होगा। एंड हैज़ रिमेन एम्प्टी फॉर एवर, और वो हमेशा खाली रहेगा। फॉर आर्ट हैज़ अरेस्टेड द मोशन ऑफ द क्राउड फॉर एवर। क्यों? क्योंकि उस क्राउड के मोशन को इस आर्ट ने, इस उकेरने की आर्ट ने, इस स्कल्पचर की आर्ट ने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। एंड मेड द होल सीन इमॉर्टल इन इट्स कैरेक्टर ऑफ द मोमेंट। और उस पूरे सीन को जैसे जो कैरेक्टर जैसा जहाँ है उसको वहीं पर फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर लव नहीं है, यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश किया कि जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं लोगों का तमाम तरह के क्रियाकलाप होते रहते हैं, कुछ काम होते रहते हैं, उस तरह से यहाँ भी कुछ जिक्र किया गया है कि कुछ हेफर है, कुछ लोग हैं, प्रेस्ट है और टाउन है, वहाँ पर कुछ वो लोग उसको सेक्रीफाइस करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो सब वहीं के वहीं फिक्स हो गए, कभी नहीं होगा वो चीज़, जहाँ जैसे है वैसे ही रहेगा। The poet turns to inquire into other figures, sculpture on the urn। पोएट और भी स्कल्पचर जो बने हुए अर्न पर उसके बारे में इंक्रिफाइस करता है। There is a sacrificial procession picture on the Grecian art has made the procession permanent। उस प्रोसेसन को जीरियस को आर्ट ने क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया। By arresting its motion and instilling its beauty to the mind of forever। हमारे दिमाग में उस ब्यूटी को, उस पिक्चर को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। The poets fancy wanders from the procession itself to the small town from which the procession started। पोएट्स की जो कल्पना है, जो फैंसी है, wanders फ्रॉम द प्रोसेसन, वो जो हमें इट्सेल्फ मतलब हमें घुमाती है, दिखा रही है कैसे, इट्स अप टू द स्मॉल टाउन फ्रॉम विच द प्रोसेसन स्टार्ट। ये दिखाया है कि किस तरह से छोटे से टाउन से वो प्रोसेसन स्टार्ट हुआ है, बस वही का वही है। द टाउन मे बी ऑन रिवर साइड और सीसर, वो टाउन रिवर के साइड पे हो सकता है, सी शोर पे हो सकता है, माउंटेन के पास हो सकता है। द टाउन इज एम्प्टी बिकॉज इट इज़ अ होली मॉर्निंग। वो टाउन जो है क्या है? खाली है, क्योंकि ये मॉर्निंग जो है बहुत ही पायस है, बहुत पवित्र मॉर्निंग है। एंड द पीपल हैव लेफ्ट टू ऑफर अ सेक्रीफाइस एट सम डिस्टेंस अल्टर। और कुछ लोग वेदी पर मतलब बलि देने गए हैं। दो द टाउन इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सीन। ये टाउन दिखा नहीं रहा है सीन में। इट इज़ कॉट इन द आर्टिस्ट इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। ये पोएट के इमेजिनेशन में ऐसा है। एंड मेड परमानेंट विच इट्स इटर्नल एम्प्टीनेस। और इस खालीपन को हमेशा के लिए बना दिया। इट्स स्ट्रीट्स विल बी साइलेंट फॉर एवर। इसकी सड़कें हमेशा शांत रहेंगी। एंड नीदर द आर्टिस्ट नॉर एनी वन ऑफ द एंशियंट ग्रीक
who might know the town. ना तो आर्टिस्ट और ना कोई भी एंशिएंट ग्रीक भी जान पाएगा कि वो टाउन कौन सा है. एंड द पर्टिकुलर फेस्टिवल विल एवर कम बैक टू द अर्थ टू टेल यू who the people are and what the town is. और यहाँ पर कोई बताने नहीं आएगा कि वो फेस्टिवल कौन था, वो लोग कौन थे और वो जगह क्या थी. ठीक. Oatic shape, fair attitude, with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral. When old shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe. That ours are friend to men, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. ओएटिक शेप, जो अर्न है उसको यहाँ पर एड्रेस करते हुए बोला है. ओएटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड एकदम फेयर है, एकदम साफ सुथरा, जैसे हो वैसे ही दिखते हो. विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन और मेडन्स ओवररॉट, और तुम्हारे ऊपर जो ये मैन और मेडन्स जो बनाई गई हैं, जो बना वो एकदम वैसे की वैसे फ्रेश एंड फेयर है. विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस, और किस तरह से तुम्हारे यहाँ पर फॉरेस्ट बनाया गया है. फॉरेस्ट ब्रांचेस मतलब जंगल का दिखाया गया. एंड द टोडन वीड, दाउ साइलेंट फॉर्म, तुम दाउ साइलेंट फॉर्म, दाउ मतलब यू, साइलेंट फॉर्म मतलब यू साइलेंट अर्न. द टीज अस आउट ऑफ थॉट, और तुम हमें टीज करते हो सोचने के लिए, विचार करें. एज डॉट एटर्निटी, कि इस कोई चीज़ कैसे इटर्नल हो सकती है. कोल्ड पास्ट्रल, ये जो पास्ट्रल है या जो ग्रामीण क्षेत्र एकदम ठंडा है, कोल्ड है. व्हेन ओल्ड सेल दिस जनरेशन वेस्ट, व्हेन ओल्ड सेल दिस जनरेशन वेस्ट, जब ये ओल्ड लोग इस जनरेशन को वेस्ट करेंगे, दाउ सेल रिमेन इन द मिडस्ट ऑफ अदर वो, तो तुम हमेशा रहोगे दूसरों के दुख में, वो में, इन द मिडस्ट ऑफ अदर वो. दैट आर्स अ फ्रेंड टू मैन, और जो हमारे यहाँ जो इंसानों के दोस्त हैं. टू whom thou says, जिसे तुम कहोगे, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. ये लाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये लाइन अक्सर टीजीटी पीजीटी में, पीजीटी स्पेशली में पूछ लेता है कि ये किसने लिखा है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सच है, और ट्रुथ ब्यूटी, और सच ही सुंदर है. हमारे यहाँ भी सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट है कि जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है. और हमारे शिव का जो पोस्चर माना जाता है, जो पिक्चर देखा होगा, बड़ा ही भयानक है सारे देवताओं में, लेकिन फिर भी उनको शिव को सुंदर माना जाता है. तो ब्यूटी इज ट्रुथ, जो खूबसूरती है वो सच्चाई, यानी जो सच है वही खूबसूरत है, और जो सच है वही खूबसूरत है. यहाँ पे ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, बात वही है. दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो. दैट इज ऑल, बस यही सब, सारे सब चीज़ों का सार यही है. यू नो ऑन अर्थ, इस धरती पर, एंड ऑल यू नीड टू नो, और आप सबको भी जानने की ज़रूरत है. The message of the sculpture on to mankind is that beauty and truth are the same. इस स्कल्पचर के ऊपर जो पिक्चर बनी है, जो सीन बना हुआ है, वो ये पूरे मानव जाति को समझाने के लिए बना है. द ब्यूटी एंड ट्रूथ आर द सेम, कि ब्यूटी और ट्रूथ दोनों एक हैं. जो सुंदर है वही आपका सच है, और जो सच है वही आपका वही सुंदर है. द अर्न अ रेलिक ऑफ ग्रीक आर्ट, जो अर्न है वो ग्रीक आर्ट का एक नमूना है. विथ इट्स सरफेस ओवर रॉट विथ ह्यूमन फिगर्स एंड ग्रास टेम्पल्ड अपॉन बाय ह्यूमन फीट. और यहाँ पर इसके सरफेस के उसके ऊपर
ओवररॉट विथ ह्यूमन फिगर्स, इसके ऊपर ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, ग्रास बना है, टेम्पलेट्स अपॉन ह्यूमन फीट, जो ह्यूमन फीट के नीचे आ रहे हैं। अवेकन्स फीलिंग एंड आइडियाज एज इनकम्प्रेंसिबल एंड ट्रिनिटी सेल्फ, हमारे अंदर की फीलिंग्स को जगाते हैं, विचारों का, आइडियाज़ को जगाते हैं, एज इनकम्प्रेंसिबल एज इटर्निटी सेल्फ, कि इटर्नल, व्हाट इज इटर्नल, जो हमेशा है। इट विल रिमेन फॉर एवर, ये हमेशा रहेगा। टीचिंग टू द जनरेशन ऑफ मैनकाइंड दैट ट्रूथ एंड ब्यूटी आर द सेम थिंग, और ये हमेशा आने वाली जनरेशन को ये सिखाता रहेगा, ट्रूथ एंड ब्यूटी ये दोनों एक ही हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ आर्ट, और जो आर्ट की ब्यूटी है, जो कला की ब्यूटी है, बिकॉज ऑफ इट्स इटर्निटी, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती, एंड चेंजलेस इज द ट्रूथ टू विच मैन आउट टू टर्न फ्रॉम द अनट्रूथ ऑफ अर्थली थिंग्स विच आर चेंजफुल एंड ट्रांसेंट। यहाँ ये सिखाने की कोशिश किया गया कि इंसान को ये समझना होगा कि जो हमारी अर्थली थिंग्स है, जो झूठी है, जो झूठ हो जाती है, उससे वो कैसे जो बदल जाती है, समय के साथ ख़त्म हो जाती है, उन चीज़ों को हमें क्या करना है, उन चीज़ों को समझना है और सच्चाई को, सच को, ब्यूटी को अपनी लाइफ में लाना है। Keats concludes his ode on a gracious urn with a message of the urn to mankind and his own comment on it. अब कीट्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस ग्रेशियस अर्न में, मैनकाइंड को, मनुष्य को, एंड हिज ओन कमेंट ऑन इट, और अपना ही कमेंट उन्होंने क्या दिया है इस ओड में। ह्यूमन जनरेशन आर लायबल टू पास अवे, ह्यूमन जनरेशन मतलब हमें मरना ही है, बट आर्ट इज इटर्नल, आर्ट कला हमेशा जिंदा रहेगी। द अर्न एज अ वर्क ऑफ आर्ट विल रिमेन व्हेन द प्रेजेंट जनरेशन विल पास अवे, तो जो अर्न पर वर्क किया गया है, आर्ट का वर्क है, वो हमेशा रहेगा। व्हेन द प्रेजेंट जनरेशन विल पास अवे, यानी हमने अगर देखा जब हम चले जाएंगे तो कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो उसको देखेगी, तो जनरेशन बाय जनरेशन लोग जाते रहेंगे, बट वो आर्ट फिक्स है, वो स्कल्पचर फिक्स होगा, वो अर्न फिक्स होगा। फॉर नो जनरेशन इज विदाउट इट्स ओ एंड सॉरो, क्योंकि कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जिसमें दुख ना हो। इट विल रिमेन एज अ कंसोलर टू मैनकाइंड बाय टीचिंग मैन टू फ्लाई फ्रॉम द इम्परमानेंस। इट विल रिमेन एज, ये हमेशा ही रहेगा, एज अ कंसोलर, कंसोल करने वाला, दिलाने वाला, सांत्वना दिलाने वाला, टू मैनकाइंड, मनुष्य जाति को, बाय टीचिंग मैन, कि मनुष्य को सिखाएगा ये, टू फ्लाई फ्रॉम द इम्परमानेंस, कि किस तरह से हम जो चीज़ इम्परमानेंस है, जो जहाँ परमानेंसी है ही नहीं, उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं। ऑफ लाइफ एंड लव इन टू द वर्ड ऑफ ब्यूटी मेड परमानेंट बाय आर्ट, और कहाँ जा सकते हैं हम, ऑफ लाइफ एंड लव, किस लाइफ में, किस प्रेम में, दुनिया के वर्ड में कहाँ पे जा सकते हैं, ब्यूटी मेड बाय परमानेंट बाय आर्ट, कि आर्ट द्वारा जो बनाई ब्यूटी होती है, हम उसमें जाकर अपने लिए प्रेम और परमानेंसी ढूंढ सकते हैं। टू मैनकाइंड इस मैसेज दैट, मनुष्य के लिए ये मैसेज है, दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रूथफुल एंड द ब्यूटीफुल, कि दोनों में कोई अंतर नहीं, जो सच है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सच है। ट्रूथ कैनॉट एग्जिस्ट, ट्रूथ कैनॉट एग्जिस्ट, सच कभी एग्जिस्ट नहीं होता विदाउट ब्यूटी, यानी जिसमें अगर सच्चाई नहीं है तो वहाँ पर ब्यूटी नहीं, और जहाँ ब्यूटी नहीं वहाँ पर सच्चाई नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। नॉर कैन ब्यूटी एग्जिस्ट विदाउट ट्रूथ, और बिना सच के सुंदरता भी नहीं रह सकती। इफ देयर बी ट्रूथ विदाउट ब्यूटी और ब्यूटी विदाउट ट्रूथ, यानी अगर जहाँ सच है सुंदरता नहीं है, सुंदरता है सच नहीं है, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस टू द ह्यूमन माइंड, तो ये मनुष्य के दिमाग के लिए या मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं रखती। दिस इज द सुप्रीम लेसन दैट मैन आउट टू लर्न फॉर द सेक ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। यहाँ पर पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि यही बात आपको समझना है अपनी खुशियों के लिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं। एंड व्हेन दैट इज लर्नड, he has learned all that that goes to bring the summum bonum, highest good of knowledge। अगर वो इस चीज़ को सीख जाता है, समझ जाता है, तो अपने जीवन में हाईएस्ट गुड ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का सबसे ऊंचा लेवल ला सकता है विद इन हिज रीच, जो उसकी पहुंच में होगा।
द स्टेंजा डिस्क्राइब द नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द पोएट। ये स्टेंजा पोएट की सबसे अच्छी फीलिंग्स को यहाँ बता रहा है। द कंटेम्पलेशन ऑफ द ब्यूटी विच ही सीज टू बी आइडेंटिकल विद द ट्रूथ, कि जो कंटेम्पलेशन ऑफ द ब्यूटिफुल, जो बहुत खूबसूरत है, विच ही सीज टू बी आइडेंटिकल विद द ट्रूथ, वो सच के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया है आर्ट के फॉर्म में। द पिक्चर ऑफ लाइफ ऑन द अर्न, और जो अर्न के ऊपर पिक्चर है, अ पिक्चर ऑफ अनफेडिंग इम्पर्सिबल ब्यूटी, वो कभी ना खत्म होने वाली ब्यूटी है। अ रिकॉर्ड ऑफ हाई स्ट्रंग एंडेवर, और यहाँ पे दिखाया किस तरह से लोग पूरी ताकत से वहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसको भी दिखाया है। ऑफ द अर्डन परस्यूट ऑफ अनरियलाइज्ड हैप्पीनेस, और एक देखा किस तरह से पीछा किया जा रहा है जहाँ पे जिस खुशी को महसूस भी नहीं किया जा सकता। गिव्स अस आफ्टर ऑल द मोर इसेंशियल ट्रूथ, ये सारी सच्चाई हमको दिखाई देती है। अबाउट इट देन वी कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टोटल सर्वे ऑफ लाइफ, अगर हम अपनी पूरी लाइफ को सर्वे करें, देखें, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। लाइफ इन all its misery and squalor, its uninspired pursuit of trivial and commonplace, it compromise with the sordidness of reality. The dynamic truth of life is conveyed better through the idealized presentation of artistic beauty than through a meticulously. यहाँ पे ये पोएट ने बताने की कोशिश की है कि हम पूरी अपनी लाइफ को उठाकर देखें, हमें कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है सब कुछ देखने के लिए, लेकिन अगर हम इस तरह के प्रेजेंटेशन, इस ब्यूटी को देखकर अपनी लाइफ में लाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम तब हमारी जीवन में खुशियाँ आ जाती है। कंप्रेसिव अटेंशन टू ऑल इज डिटेल, द टेम्पल ऑफ मीन्स टू एन एंड बट वाइटलिटी अकिन टू ट्रूथ इज विच इज लीड्स, मैन इज सो मेड दैट फॉर हिम द पैसेज टू ऑफ हेल हॉल ऑफ द ट्रूथ लाइज थ्रू द वेस्टिट्यूबुल ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। इस पूरे पैराग्राफ में पोएट ने यही समझाने की कोशिश की कि हम अपने लाइफ में ब्यूटी को कैसे ला सकते हैं। ब्यूटी मीन्स ट्रूथ और ट्रूथ मीन्स ब्यूटी। ब्यूटी इन व्हाट सेंस एंड ट्रूथ इन व्हाट सेंस। So this is the end of this chapter. Now you have to study the Ode of John Keats thoroughly with the help of my lecture. Okay, thank you.